नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू माय डियर स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस a very famous poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. But before starting the poem, we must know something about the poet. Yes, students, Stephen Spender. इनका पूरा नाम सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर था और इनका जन्म 28 फरवरी 1909 में केंसिंगटन लंदन इंग्लैंड में हुआ था. ये दोस्तों आप देखेंगे ये केंसिंगटन ये एक्चुअली एक टाउन है लंदन में और आप तो जानते हैं लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. माय डियर स्टूडेंट्स, स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोइट, एसेस्ट एंड नोवेलिस्ट. जी हाँ दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोइट, नोवेलिस्ट और एसेस्ट थे. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. इनके बारे में दोस्तों जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने. तो मैं आपको बता रहा था कि डिग्री लिए बिना ही इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और 1930 में ये बर्लिन चले गए. ये बर्लिन एक्चुअली जर्मनी की कैपिटल है, इसको आप याद रखें. तो वहाँ चले गए 1930 में. एक दोस्तों एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया. इनका पूरा नाम था सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर. अब आप ये सोचेंगे कि इनके नाम के आगे सर क्यों लगा है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के नाम के आगे सर कब लगाते हैं. एक्चुअली क्या होता है, ये एक नाइटेड की उपाधि होती है. मैं आपको बता रहा हूँ. नाइटेड इज़ अ टाइटल दैट इज़ गिवन टू अ मैन बाय अ ब्रिटिश किंग और क्वीन फॉर हिज achievements or his service to his country. A man who has been given a knighthood can put sir in front of his name instead of Mr. दोस्तों इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश क्वीन और किंग होते हैं तो उनके देश में जो भी कोई नागरिक अच्छा काम करता है, अपने देश के लिए कोई भी अच्छी सर्विस देता है, अच्छा काम करता है, तो उसको नाइटेड की उपाधि दी जाती है. तो ऐसे लोगों के नाम के आगे हम लोग मिस्टर की जगह सर लगा सकते हैं. तो इसीलिए इनके नाम के आगे सर लगाया गया है, सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर. तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 1930 में ये बर्लिन चले गए. ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. इसका मतलब है दोस्तों इन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया, फिर इन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया. दोस्तों सोशलिस्ट का मतलब आप तो जानते होंगे, लेकिन पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, शांति चाहने वाला, कि हर जगह शांति रहे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम. माय डियर स्टूडेंट्स, ही selected as a poet laureate in 1965. Yes, he was selected as poet laureate in 1965. Now there is a question in your mind that what is poet laureate? I will explain. अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे poet laureate क्या होता है. Poet laureate is a poet officially appointed by a government to compose poems for special events and occasions, or we can say that an eminent poet appointed as a member of the British household. दोस्तों ये पोइट लॉरिएट ऐसे पोइट होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं और जो किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, किसी भी स्पेशल फंक्शन के लिए गवर्नमेंट के लिए पोएम्स वगैरह लिखते हैं. तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा. तो अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. और इनकी जो डेथ हुई थी ये 16 जुलाई 1995 में इनकी डेथ हो गई थी. तो चलिए अब थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बात करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ेंगे. इस पोएम में दोस्तों पोएट ने दो थीम्स बताई हैं. एक सोशल इनजस्टिस, जो समाज में अन्याय हो रहा है, और क्लास इनइक्वलिटीज़. क्लास इनइक्वलिटीज़ आप ऐसा समझिए जो असमानताएं हैं जो हम लोगों में और जो लोग स्लम एरियाज़ के लोग हैं उनमें, उसके बारे में इसमें डिस्कस
किया गया है। इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम का मतलब जान लेते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। दोस्तों इसका एलिमेंट्री का मतलब होता है एक प्राइमरी स्कूल, उसका क्लासरूम है इन अ स्लम। स्लम का मतलब होता है कोई गंदी बस्ती, जैसे झोपड़पट्टी वगैरह होता है ना, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। ऐसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पोएम को पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब क्योंकि इस पोएम का नाम ही है, एक क्लासरूम के बारे में बताया जा रहा है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो एक क्लासरूम का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इसका मतलब है ये जो बच्चे हैं क्लास में, इनके फेस पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ऐसे हैं बिल्कुल सुस्त सुस्त, कोई भी एनर्जी नहीं है पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी इनकी ऐसा लग रहा है जैसे इच्छा ही नहीं है। ये जो यहाँ लिखा है गस्टी वेव्स, इसका मतलब है जैसे कोई हवा चलती बहुत तेज, ब्लोइंग स्ट्रांगली, उस हवा की तरह इन बच्चों के चेहरे पर एनर्जी नहीं दिख रही है। आप यहाँ देखेंगे गस्टी वेव्स, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफर, उसका यूज़ किया गया है, उसका कंपेयर बच्चों के फेस से किया जा रहा है। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर किसी दूसरे से करते हैं और उससे पहले लाइक, एज ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ मेटाफर होता है। अगर इससे पहले लाइक लगा होता, एज लगा होता, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिल, उसका प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिखा है गस्टी वेव्स और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, ना लाइक है ना एज है, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हो रहा है। और अगर ये ऐसा लिखा होता गस्टी वेव्स लाइक चिल्ड्रंस फेसेस, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर सिमिल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और इसका मतलब है बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे उनमें पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जैसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे गार्डन में या हमारे खेत में जो घास वगैरह ऐसे ही उग जाती है, जिनको हम चाहते नहीं फिर भी वो उग जाती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसी तरीके से ये बच्चे लग रहे हैं, जैसे इन बच्चों की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, इसका मतलब उनके बाल बिल्कुल ख़राब से हैं, बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने संवारे ही नहीं है, कॉम्ब भी नहीं किया है उनके बालों को। द टॉल गर्ल विद हर वेग डाउन हेड, फिर पॉइट एक लंबी लड़की को देखते हैं जो अपना हेड डाउन किए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, और एक पतला सा लड़का, यहाँ पर पेपर सीमिंग का मतलब है बहुत ही दुबला पतला एक लड़का है, विद रेड्स आइज, उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर विद रेड्स आइज का मतलब है जैसे एक चूहा होता है, उसे सिर्फ अपने भोजन की आवश्यकता होती है, वो बस अपना भोजन तलाशता है, तो ऐसे ही ये लड़का है। और एक्चुअली एक बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है लाइक रूटलेस वीड, तो यहाँ पर सिमिल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा है लाइक। और ये पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर कोई भी लाइक और एज ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफर। तो चलिए अब आगे की लाइन देखते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नैरल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। इसके बाद पॉइंट की नज़र एक बोने से बच्चे पर पड़ती है जिसका विकास नहीं हुआ है और वो बीमार है, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और ये रोग जो है उसे अपने पिता से मिला है। यहाँ पर दोस्तों ये आप देखेंगे लिखा है एयर, इसका मतलब उत्तराधिकारी, अपने पिता का उत्तराधिकारी है, तो उसे अपने पिता से ये रोग मिला है, ये समझिए आप। लोगों को जैसे ज़मीन जायदाद मिलती है, पैसा मिलता है, इसी तरीके से उसे अपने पिता से ये रोग मिला है और अपनी डेस्क पर बैठकर वो अपना चैप्टर पढ़ रहा है, रिसाइट कर रहा है। ये ट्विस्टेड बोन्स, इसका मतलब है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, क्लास में सबसे पीछे जहाँ थोड़ा अंधेरा सा है, वहाँ एक छोटा सा स्वीट सा बच्चा बैठा है, उसे कोई देख नहीं रहा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। His eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this.
उसकी आंखों में एक सपना है कि वो गिलहरी की तरह खेले, जैसे गिलहरी पेड़ों पर खेलती है या इधर उधर भागकर खेलती है, इसी तरह से वो भी गिलहरी की तरह खेलना चाहता है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। आप ऐसे समझिए जैसे यहाँ दोस्तों लिखा है सोर, सोर का मतलब तो वैसे खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ख़राब हो गए हैं। खट्टे से मतलब ख़राब हो गई हैं, दीवारें ख़राब हो गई हैं और भद्दी पड़ गई हैं, क्रीम कलर हो गया है। और वहाँ दीवार पर एक चार्ट लगा हुआ है शेक्सपियर के हेड का। विलियम शेक्सपियर सब जानते हैं, तो उनका एक चार्ट लगा हुआ है। और देखते हैं वॉल्स पर क्या है। क्लाउडलेट्स एट डाउन सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज़। और एक चार्ट कुछ ऐसा है जिसमें सुबह हो रही है, आधा सूरज निकला हुआ है और वो सब तरफ अपनी रोशनी फैला रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डम लिखा हुआ है ये आप जानते होंगे, कुछ गुंबद जैसा होता है, उसी तरीके से आधा सूरज निकला है। राइडिंग ऑल सिटीज़ का मतलब है सबको रोशनी फैला रहा है, अपनी सबको रोशनी दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेट फ्लारी ट्रॉयलेस वैले। तो और ये बैलेट फ्लारी ट्रॉयलेस वैले, ये एक एक्चुअली वैले है, उसका यहाँ पर चार्ट लगाया, उसमें बहुत सारे फूल हैं, बहुत सुंदर है वो। वन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और वहाँ पर एक मैप लगा हुआ है, ओपन हैंडेड से मतलब है जैसे कोई सब कुछ देने वाला हो, तो ऐसा एक मैप लगा हुआ है। और वो क्या कह रहा है, क्या दे रहा है मैप, कि ये लो, ये दुनिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो उस मैप पर जो दुनिया बताई गई है ये दुनिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो ये जो वर्ल्ड जो मैप में दिखाया गया है ये उन बच्चों की दुनिया नहीं है, उन बच्चों की दुनिया यही है जो खिड़की से उन्हें दिखाई दे रही है। उनकी स्लम, उनकी जो बस्ती है वो उन्हें दिखाई दे रही है, वही उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। जहाँ उनका फ्यूचर बिल्कुल बेकार है, फॉग की तरह है, धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। इसका मतलब है जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो पतली पतली गलियों में रहते हैं, उनके ऊपर खुला आसमान भी साफ़ नहीं है। दोस्तों यहाँ लीड स्काई का मतलब है पॉल्यूटेड स्काई है। तो इस लाइन के थ्रू पोइट ये कहना चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ये आप ये तो जानते होंगे, रिवर्स का मतलब नदियाँ, और केप्स का मतलब जो नदियों के पास थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से पानी निकल रहा होता है, आप उसको समझिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी पॉइंट कोई भी बात कहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर रिवर केप से मतलब है पॉइंट का कि ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं ये नेचुरल ब्यूटी से कितनी दूर हैं। जैसे मान लीजिए नदियाँ, पहाड़, है ना, हरे भरे जंगल, इन सब से ये कितनी दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो भी हाई लेवल के जो वर्ड्स होते हैं वो उनकी समझ में नहीं आते। जिस तरीके से वो तारों से, सितारों से बहुत दूर हैं, उसी तरीके से कठिन शब्दों को वो समझ ही नहीं सकते। मतलब जैसे स्टार्स उनसे दूर हैं, इसी तरीके से ये जो कठिन कठिन शब्द हैं, भारी भारी जो शब्द होते हैं जिनको बच्चे समझ नहीं सकते, उनसे बहुत दूर है, सितारों की तरह उनसे बहुत दूर है, उन्हें समझ नहीं सकते। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बेकार हैं, एक अपराधी की तरह, वो उन्हें जानते ही नहीं शेक्सपियर को। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और उन बच्चों का मैप से कोई संबंध नहीं है, वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी दुनिया तो वही है जिस एरिया में वो रहते हैं, और जो मैप है वो उनकी दुनिया नहीं है, उन बच्चों की दुनिया नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील फॉर लाइफ्स। अब यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है शिप, सूरज, शिप, प्यार, ये सब चीज़ें इन बच्चों के जीवन में नहीं है, तो इन चीज़ों को पाने की इच्छा बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर कर देती है। ये जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं इनको चोरी करने के लिए मजबूर कर देती है। दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। उनका जीवन इन घिचपिच पतली पतली गलियों में, छोटे छोटे घरों में शुरू होता है और कभी ना ख़त्म होने वाली रात में ख़त्म हो जाता है, और कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका आप एक ऐसे मतलब समझ लीजिए कि वो इसी स्लम एरिया में पैदा होते हैं और बिना कोई सक्सेस पाए, बिना कुछ किए वो इसी स्लम एरिया में मर जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे जैसे लिखा है क्रैम्ड, इसका मतलब होता है घिचपिच,
बहुत पतली पतली जगह, और ये होल्स, होल्स से आप ऐसा समझिए जैसे उनके छोटे छोटे घर। ऑन देयर स्लेग हीप these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। ये बच्चे इतने दुबले पतले होते हैं कि इनकी हड्डियाँ ऐसा लगता है जैसे खाल से बाहर निकल रही हों, और ये ऐसे ही कूड़े के ढेरों पर भटकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये स्टील के ऐसे चश्मे पहने होते हैं जिनको मेंडेड किया गया होता है, ऐसा समझिए इनकी मरम्मत की गई होती है। और ये बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े लगे हुए हों। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इसका मतलब उन्हें तो उसी बस्ती में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, अपना सारा समय वहीं बिताना है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डम। तो यहाँ इसका मतलब है कि उस मैप में जो दीवार पर टंगा उसमें मेंशन कर दो कि हमारा जो जीवन है कैसे एक नर्क की तरह हम कितनी गंदी बस्ती में रहते हैं, वो भी उसमें मेंशन कर दो, उस मैप में पता लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स। तो पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि जब तक ये जो अधिकारी हैं उस स्कूल में विज़िट करने जाएंगे, उन बच्चों को बाहर निकलने का आदेश नहीं देंगे, तब तक इन बच्चों का भविष्य उसी क्लासरूम में, उसी स्लम एरिया में रहेगा। और जो बाहर की दुनिया का मैप इनकी विंडो के पास है वो वहीं उसी क्लास तक सीमित रह जाएगा, ये बच्चे बाहर नहीं देख सकते। इनका जीवन एक कब्रों के तहखाने की तरह ही रह जाएगा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। तो कभी उन अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को अपनी गंदी बस्तियों से बाहर आने देना चाहिए, इस हरी भरी दुनिया को उन्हें देखना चाहिए जिससे वो अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया खुद बना सकें। रन एज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि उन बच्चों के संसार को सुनहरी रेत पर उभरती हुई नीली नीली समुद्री लहरों के समान आगे बढ़ने दें, उन्हें अपनी बात कहने तथा पढ़ने लिखने की आज़ादी दें। और ये लास्ट लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि वही बच्चे इतिहास बना सकते हैं जिनमें सूर्य के समान शक्ति होती है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है एज़्योर, इसका मतलब होता है आसमानी रंग, नीला रंग। और ये लिखा है ऊपर कैटाकॉम्ब्स, इसका मतलब होता है कब्रों का तहखाना। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।